So, good morning, friends. Today we are going to learn some idioms. हम लोग 10 idioms के आसपास पढ़ेंगे इसमें. So, let's start with the idioms part. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बैंकिंग के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी, राइट. सो हम देखते हैं idioms को, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट idiom. और ये देखें आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है फर्स्ट idiom और उसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, राइट. सो the first idiom is an old head on young shoulders. An old head on young shoulders. अच्छा, जब भी idioms आए ना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप idioms पढ़ते हो ना तो उसमें समझने की कोशिश करो किस सेंस में बनाया गया हो. कि idioms मतलब मुहावरे जो होते हैं कुछ न कुछ फैक्ट्स को लेकर बनाए जाते हैं. An old head मतलब क्या हुआ, पुराना सर. ऑन यंग शोल्डर्स मतलब जवान लोगों के कंधों पे. तो पुराना सर जवान लोगों के कंधे पे मतलब क्या हुआ कि दिमाग तो बूढ़े जैसा है लेकिन बॉडी जो है वो कैसी है, यंग है. तो इस सेंस में इसका मतलब क्या निकलता है, अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्ड पर्सन. कि कोई बच्चा हो या जवान हो लेकिन बातें कैसे करता हो जैसे बूढ़े आदमी की बात करते हैं ना, एक्सपीरियंस लोग वैसा. कभी सुना होगा ना किसी बच्चे को बोलते हैं यार है तो उम्र में तो बहुत छोटी है लेकिन बातें बड़े बूढ़ों जैसे करती है. मतलब बड़ी बड़ी मतलब मैच्योरिटी वाली बातें करती हैं, राइट. तो उस केस को बोलते हैं हम लोग एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. तो पहला एग्जांपल देखें, राम वॉज ए मैच्योर्ड पर्सन. वो एक मैच्योर्ड पर्सन था. मैच्योर्ड मतलब परिपक्व व्यक्ति था. हु हैज़ एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. जिसके मतलब क्या हुआ, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब कैसा था, बहुत मैच्योरिटी से बात करता था. मतलब एक्सपीरियंस बंदों की तरह बात करता था. भले वो यंग था लेकिन उसकी बातें कैसी थी, एक एक्सपीरियंस पर्सन की तरह थी, ओल्ड मैन की तरह थी. नेक्स्ट है, द फैमिली क्राइसिस फोर्स्ड हिम टू बिहेव लाइक एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. तो फैमिली क्राइसिस फोर्स्ड हिम, जो फैमिली की जो ये जो क्राइसिस थी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए या फिर इमोशनल क्राइसिस, जो भी क्राइसिस है, मेड हिम टू बिहेव लाइक एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. मतलब वो कैसे बना दिया, उसको मैच्योर्ड बना दिया. मतलब जैसे किसी के फादर की अर्ली डेथ हो जाए तो जो बड़ा बेटा होता है उसके ऊपर क्या होता है, ऐसी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा जाती है कि ही हैज़ टू बिहेव लाइक एन ओल्ड मैन ऑन यंग शोल्डर्स. भले वो यंग है लेकिन उसको बिहेव कैसे करना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैच्योरिटी से काम लेना पड़ता है. तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एन एक्स टू ग्राइंड. जो अगला है एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन्स. मतलब कोई काम किया जाए लेकिन किसके लिए, कोई मतलब से किया जाए ना, एक्स टू ग्राइंड. अब यहाँ देखें एन एक्स टू ग्राइंड. एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, और ग्राइंड क्या होता है, पीसना. अब आप बताएं कुल्हाड़ी से को पीसा जा सकता है, चीज़ों को नहीं पीसा जा सकता, राइट. एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या हुआ कि समझ लो, आप ऐसा याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा. एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कुल्हाड़ी से ग्राइंडिंग नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी सामने वाला ग्राइंडिंग कर रहा है तो बोल रहा है ले भाई तू मेरा एक्स यूज़ कर ले, ताकि जब ग्राइंडिंग करने के बाद जब आटा आएगा तो मेरे को भी कुछ दे देगा फ्री में. तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या हुआ कि मतलब के लिए दे रहा है उसको, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है. तो एन एक्स टू ग्राइंड, राइट. ऐसा कुल्हाड़ी जो ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है, ऐसा तो होता नहीं है. तो जो भी काम किया जाए मतलब समथिंग डन फॉर द सेल्फिश रीजन्स, मतलब के लिए यूज़ किया जा रहा है कोई चीज़ को. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. द सिचुएशन वॉज क्रिएटेड विथ ए मोटिव. जो सिचुएशन था वॉज क्रिएटेड विथ ए मोटिव एज इन एन एक्स टू ग्राइंड. वो सिचुएशन जो क्रिएट की गई थी इसलिए की गई थी ताकि अपना जो मकसद है वो पूरा हो सके, सेल्फिश रीजन जो है पूरा हो सके. मतलब जानबूझ से किसी को कर्जे में डुबा दिया ताकि वो हमारे पास कर्जा लेने आए और हम उसको ब्याज पे पैसा दें, ये समझ लो आप. मतलब जानबूझ के उसको सिचुएशन में डाल दिया हमने, जानबूझ के उसका नुकसान करा दिया ताकि जब पैसा लेने की बारी आएगी तो हमारे पास आएगा, हम फिर उसको इंटरेस्ट पे पैसा देंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगे मजबूरी में. तो ये क्या था, वो सिचुएशन क्यों क्रिएट किया आपने, इट वॉज फॉर एन एक्स टू ग्राइंड मतलब के लिए. द सिचुएशन वॉज क्रिएटेड विथ अ मोटिव एज इन एन एक्स टू ग्राइंड. नेक्स्ट है, द गिफ्ट प्रेजेंटेड वॉज एन एक्स टू ग्राइंड विथ. द गिफ्ट प्रेजेंटेड, कई लोग देखा होगा सरकारी दफ्तरों में जो है जाके मतलब ऑफिसर्स वगैरह को गिफ्ट देते हैं या पुलिस वालों को गिफ्ट देते हैं. वो क्यों होता है, वॉज एन एक्स टू ग्राइंड विथ. मतलब क्या हुआ, अपना मतलब पूरे करने के लिए. कोई सेल्फिश रीजन होता है कि आपके जो साथ वाला उसको छुड़ा दिया जाए पुलिस स्टेशन से, या फिर जो आपका जो प्रोजेक्ट है जो अटका हुआ है, जो पैसा जो अटका हुआ है, जो फाइनेंसेस अटके हुए हैं, जो आपके बिल अटके हुए हैं, उनको पास कराने के लिए हम लोग गिफ्ट दे देते हैं. तो जो गिफ्ट प्रेजेंट किया वो किसके लिए किया, विथ एन एक्स टू ग्राइंड विथ, ताकि वो अपना सेल्फिश रीजन पूरा कर सको, राइट. तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब टू फुलफिल आवर ओन सेल्फिश डिजायर. नेक्स्ट देखें आप, अ थॉर्न इन ए फ्लैश. अ थॉर्न इन ए फ्लैश, आपको पता है फ्लैश क्या होता है, मांस. मांस कैसा होता है, सॉफ्ट होता है. उसमें थॉर्न, थॉर्न का मतलब क्या हो गया, कांटा. तो फ्लैश में कांटा, मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल प्लेन है उसमें क्या होगा, कुछ मतलब उखरीला चीज़.
तो अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट सोर्स। अ कांस्टेंट मतलब लगातार कोई ऐसा सोर्स, ऐसा स्रोत जिसकी वजह से अनॉयंस हो। अनॉयंस मतलब आपका हमेशा दिमाग खराब होता रहे। बोलते हैं ना, यू आर यू अनॉयड विथ में, नाराज़ हो क्या मुझसे, तो हमेशा आपका दिमाग खराब होता है, नाराज़ हो आप इस चीज़ के लिए। द थॉर्न इन द फ्लैश, द कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, मतलब जो हमेशा आपको तकलीफ देता रहे, जो बोलते हैं ना गले की हड्डी, वो वैसी चीज़, अ बोन ऑफ कंटेंशन जो कहते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देखें आप, हर इसका एग्जांपल देखें, हर बिहेवियर प्रेजेंटेड वाज अ थॉर्न इन द फ्लैश। उसका बिहेवियर जिस हिसाब से उसने व्यवहार किया, प्रेजेंटेड, हर बिहेवियर प्रेजेंटेड, जो भी उसने अपना व्यवहार प्रेजेंट किया वहाँ पे, वाज अ थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब ऐसा था कि मतलब वो बहुत अनोइंग था, मतलब पसंद नहीं आया वो चीज़, राइट। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, बहुत अनोइंग था। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द टीचर ऑलवेज बिहेव लाइक अ थॉर्न इन द फ्लैश। वो जो टीचर है वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे थॉर्न इन द फ्लैश, मतलब हमेशा अनोइंग बिहेव करती है, हमेशा डांटती मारती रहती है, इस टाइप से, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पर्सन विथ whom वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। एन ओल्ड फ्लेम, जो बोलते हैं ना, जैसे फिल्मों में सुना हुआ, एक सरकास्टिक में बात करते हैं, क्या बात है भाई, मतलब पुरानी ज्वाला जग गई वापस, मतलब कोई आपको पुराना किसी व्यक्ति को देख के याद आ जाए, या कोई आपका पुराना प्यार याद आ जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, अ पर्सन विथ whom वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, मतलब बहुत रोमांस वगैरह था पहले, था पास्ट, अभी नहीं है फिलहाल, राइट। तो उसके लिए यूज़ करते हैं ओल्ड फ्लेम। जैसे यहाँ पे देखें, शी वॉज डिप्रेस्ड ऑन सीइंग हर ओल्ड फ्लेम गेटिंग मैरिड। वो डिप्रेस फील कर रही थी बहुत ज़्यादा, ऑन सीइंग हर ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम मतलब जिससे वो पुराने प्यार में कभी थी उसके साथ, उसकी शादी हो रही थी, गेटिंग मैरिड, वो देख के बहुत डिप्रेशन में थी, राइट। तो शी वॉज डिप्रेस्ड ऑन सीइंग हर ओल्ड फ्लेम गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट है, हिज फ्रेंडशिप विथ एन ओल्ड फ्लेम डिफाइंस अ प्योर रिलेशनशिप। उसकी जो दोस्ती है विथ एन ओल्ड फ्लेम, मतलब जो भले ही उसका पुराना प्यार था, लेकिन आज की डेट में भी उससे दोस्ती रखी है उसने, डिफाइंस अ प्योर रिलेशनशिप, तो वो डिफाइन करता है कि उनका रिश्ता कैसा था, बहुत पवित्र था, राइट। तो हिज फ्रेंडशिप विथ हिज ओल्ड फ्लेम डिफाइंस अ प्योर रिलेशनशिप, राइट। तो दिस वॉज एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार, वैसे याद रख लो आप। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल इन ऑल, जैसे बोलते हैं ना, ये ऑल इन ऑल है इस चीज़ के, कोई भी चीज़ के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये ऑल इन ऑल है। ऑल इन मतलब सब कुछ। तो प्लीज़ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें एज इट इज़ ऑल इन ऑल फॉर द कंपनी। मतलब प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और वो प्रोजेक्ट नहीं रहा तो समझ लो कंपनी डूब जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट कैसा हो गया, ऑल इन ऑल हो गया, राइट। मतलब सर्वे सर्वा हिंदी में कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम घर में देखें तो फादर इज़ ऑल इन ऑल इन द फैमिली, कि जो फादर होते हैं, कई घरों में क्या होता है, मदर होती है वैसे तो, लेकिन कई घरों में फादर भी होते हैं, तो फादर इज़ ऑल इन द फैमिली। मतलब उन्होंने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो फिर उसके आगे कुछ बोलने की बात नहीं आती है। तो फादर इज़ ऑल इन द फैमिली। नेक्स्ट है एन आयरन विल। एन आयरन विल मतलब क्या हुआ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो बोलते हैं। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, और विल मतलब विल पावर, राइट। तो एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, मतलब जो बहुत मजबूत सशक्त जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इच्छा शक्ति है, उसे बोलते हैं एन आयरन विल, राइट। जैसे आयरन मैन कहते हैं अपने वल्लभ भाई पटेल जी को, आयरन मैन, कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो। एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। सी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट विद एन आयरन विल। अगर आपकी मजबूत इच्छा शक्ति है तो कोई भी आप काम पूरा कर सकते हो। तो सी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, किसके दम पे किया उसने, विद एन आयरन विल, मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के थ्रू किया, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर के थ्रू किया उसने। स्ट्रॉन्ग विल पावर बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई काम को करना चाहते हैं तो। देयर मदर परस्यूड हर पैशन एज सी इज अ पर्सन विथ एन आयरन विल। उनकी जो माँ है, परस्यूड हर पैशन, क्या होता है कई लोग अपना पैशन छोड़ देते हैं कि माँ हो गए, 2 बच्चे हो गए, अब क्या काम करना, छोड़ दो, जान दो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर मदर परस्यूड हर पैशन, मतलब उनका जो पैशन था, चाहे म्यूजिक था या गाना गाने का था या कोई भी मतलब बिजनेस करने का था, राइट। द मदर परस्यूड हर पैशन एज सी इज ए पर्सन विथ एन स्ट्रॉन्ग या आयरन विल, मतलब उनके मम्मी जो थी वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली व्यक्ति थी, इसलिए उन्होंने अपने पैशन को परस्यू किया, उन्होंने पूरा किया अपने पैशन को, जो भी उनकी पैशन था, जिस चीज़ के लिए वो मतलब उनको करना था कि मुझे ये चीज़ करना है, उन्होंने किया। क्यों, किस दम पे किया, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि लेडीज जो होती हैं शादी के बाद ये सब चीज़ छोड़ देती हैं कि नहीं मुझसे अब कुछ नहीं होगा। बट कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पैशन को पूरा करते हैं, सब कुछ कंडीशन होने के बाद भी। किस बेस पे कर पाते हैं, विथ एन आयरन विल, मतलब मजबूत इच्छा शक्ति है तो कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट है
ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब नाम से लग रहा है ऐड फ्यूल। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब ईंधन होते हैं। और फायर मतलब क्या होता है? आग। अगर आग में हमने अगर पेट्रोल डाल दिया या केरोसिन ऑयल डाल दिया या डीजल डाल दिया तो क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। मतलब टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिज कैलॉस रिमार्क एडेड फ्यूल टू द फायर। उसका जो कैलॉस रिमार्क था, मतलब उसने जो उसके बारे में वो थोड़ा सरकास्टिक वे में बात किया, उसने कैलॉस रिमार्क दिया उसको, एडेड फ्यूल टू द फायर, उसने क्या और आग लगा दिया। मतलब कह लो जैसे कि आपका दोस्त जो है कहीं घूमने गया था और आपने उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बता दिया कि जो है वो क्लास में नहीं आया, वो कहीं घूमने गया है। और साथ में ये भी बता दिया कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है, तो क्या हुआ? इट हैज़ एडेड फ्यूल टू द फायर, दैट वे। नेक्स्ट देखें आप, द डिजास्टर्स प्रेजेंटेशन एडेड फ्यूल टू द फायर फॉर द जॉब। द डिजास्टर्स प्रेजेंटेशन मतलब जिसने प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही बेकार था, तो एडेड फ्यूल टू द फायर फॉर जॉब। वैसे मतलब मान लो जैसे बॉस जो है वैसे चिढ़ा हुआ है उससे, और उसके बाद उसने प्रेजेंटेशन दिया वो भी बहुत डिजास्टर्स था, तो क्या हो गया वो? मतलब और ज़्यादा मतलब फ्यूल टू द फायर हो गया। मतलब वो भी और मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हम लोग, घी में, सॉरी आग में घी डालना। क्या बोलते हैं? आग में घी डालना। मतलब आग में घी डाल दिया तो क्या होता है? और तेज जल जाता है, तो इस टाइप से दैट फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, नाम से लग रहा है हार्ड नट, मतलब क्या वो जो नट है, नट बोलते हैं ना, जैसे मतलब कोकोनट होता है या फिर ग्राउंड नट होता है या अपने जो बादाम होता है, एलमंड्स होते हैं, दे आर ऑल नट्स, राइट। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब इतना कड़क कि उसे क्रैक नहीं कर सके, तोड़ नहीं सके। मतलब क्या हुआ? अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, राइट। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, बहुत डाउंटिंग टास्क हो, इट्स नॉट सो ईजी, राइट। ऐसी चीज़ों के लिए हम बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। लाइक प्लीजिंग माई मदर, मतलब मेरी मदर इन लॉ, मतलब मेरी सासू माँ को प्लीज़ करना, उनको मनाना, इज अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब क्या हुआ? बहुत ही डाउंटिंग टास्क है, बहुत ही मुश्किल काम है, हार्ड नट टू क्रैक है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, काइंडली एग्री टू द टर्म सेट। मतलब आप इस जो टर्म्स सेट किए गए हैं, आपके कंपनी के रूल्स रेगुलेशन जो भी सेट किए गए हैं, उसको काइंडली एग्री करें। डोंट बी अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब ऐसा कड़क ना बन जाए कि नहीं मैं ये सब चीज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसा कोई साइन नहीं करूँगा, राइट। तो डेट इज कॉल्ड व्हाट? अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, राइट। नेक्स्ट देखें आप, नाइन्थ वन। नाइन्थ वन दिया है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, यहाँ पे देखिए WITS, जो विट्स है उसके बाद अपोस्ट्रोफी बाहर लगा हुआ है और वंस में अपोस्ट्रोफी अंदर लगा हुआ है। तो आपको वो नाउन पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको कि बाहर भी अपोस्ट्रोफी लगता है, राइट। पोजीशन का ही सेंस आता है लेकिन बाहर भी लगता है उसमें, जब ऑलरेडी प्लूरल होता है तो बाहर लगाया जाता है उसमें। देखते हैं यहाँ पे एट वंस विट्स एंड। विट मतलब क्या होता है? ही इज़ वेरी विटी, मतलब बहुत दिमाग वाला बंदा है। विट मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट, इंटेलिजेंट, रैशनल, वैसे होता है विटी। विटी मतलब बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। एंड एट वंस विट्स एंड, जहाँ पे किसी का जो बुद्धि है, विट मतलब क्या होता है? बुद्धि जो है एंड हो जाए। तो जहाँ पे किसी की बुद्धि एंड हो जाए मतलब क्या हुआ? कैसा हो जाएगा वो? परप्लेक्स, मतलब घबराना। अनेबल टू थिंक व्हाट टू डू, मतलब वो समझ में नहीं आया उसे करूँ क्या, उसे कहते हैं एट वंस विट्स एंड, कि उसकी जो बुद्धि जो है वो एंड हो गई, समझ में नहीं आया क्या करें। जैसे एग्जांपल देखें, आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर, मेरे फादर की डेथ के बाद, आई वाज एट माय विट्स एंड, मेरा दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया, करूँ क्या मैं, कैसे करूँ, राइट। तो आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर आई वाज एट माय विट्स एंड, ऐसे यूज़ करेंगे उसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई एम ऑलरेडी एट माई विट्स एंड, मैं ऑलरेडी, मेरा दिमाग ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, परप्लेक्स्ड हूँ, घबराया हुआ हूँ। सो इफ़ ही डिनाइज टू पे रिपे माई अमाउंट, और इसके बाद भी अगर उसने मेरा पेमेंट जो है रिपे नहीं किया, दोबारा वापस नहीं दिया, आई विल लॉज एन FIR, तो मैं FIR कर दूंगा उसके नाम पे। आ रहा समझ? दिमाग ख़राब हो जाता है, परप्लेक्स्ड हो, घबरा गए, परप्लेक्स में तो क्या हुआ? घबरा जाना। दैट वंस विट्स एंड। नाउ फॉर टुडे द लास्ट इडियम इज एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल मतलब क्या हुआ? अंडर वंस कंट्रोल, मतलब उसके उसके कंट्रोल में है। एडवांस बैक एंड कॉल का मतलब क्या हुआ? जो बोलेगा वही, उठो बोले उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सुबह है तो बोलेगा सुबह है, बोलेगा शाम, रात को बोलेगा शाम, सुबह है तो बोलेगा सुबह है, और दिन में बोलेगा शाम है तो बोलेगा शाम है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एडवांस बैक एंड कॉल। तो अंडर वंस कंट्रोल मतलब जो वो कहेगा वही करेंगे। जैसे कई लोग हस्बैंड भी होते हैं, जो हैंड पैक कहते हैं, मतलब बीवी के गुलाम, तो वो भी ऐसे ही होते हैं, अंडर वंस कंट्रोल, वो बीवी जो कहेगी वही करेंगे, वही करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, पेरेंट्स ऑलवेज प्रीफर देयर चिल्ड्रन टू बी एट देयर बैक एंड कॉल। पेरेंट्स हमेशा उम्मीद करते हैं कि बच्चे कैसे होने चाहिए? हमारे बैक एंड कॉल होने चाहिए, मतलब अंडर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब जो वो कहेंगे वही करना चाहिए।
जबकि आज की डेट में ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। छोटे बच्चे ठीक है, बड़े बच्चे वो सब नहीं करते हैं, क्योंकि एक थोड़ा डिफरेंस एज गैप का भी आता है कि पहले का जनरेशन अलग थी, अभी जनरेशन अलग है। चीज़ें काफ़ी टेक्नोलॉजी वाली हैं जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आती हैं आज की डेट में। बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, एनीवे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डू यू रियली थिंक आई विल डू एनीथिंग यू से, आई एम नॉट योर बैक एंड कॉल। अब ये सरकास्टिक में बात कर सकते हैं या हम लोग गुस्से में बोल सकते हैं। डू यू रियली थिंक आई विल डू एनीथिंग यू से, क्या तुम्हें लगता है तुम जो कहोगे मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, ऐसे बोल देते ना। तो गुलाम नहीं मतलब क्या हुआ, अंडर वन कंट्रोल। अंडर वंस कंट्रोल मतलब गुलाम ही हुआ ना, एक तरह से स्लेव हुआ। तो डू यू रियली थिंक आई विल डू एनीथिंग यू से, तुम्हें लगता है जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। आई एम नॉट एट योर बैक एंड सेल मतलब क्या हुआ, बैक एंड कॉल मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। तो गुलाम नहीं बोलने के लिए सेंस वही आता है, एट वंस बैक एंड कॉल मतलब अंडर वंस कंट्रोल, right? So these were 10 idioms, friends. So next we will come with another topic. Thank you, thanks a lot.